नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 23 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत ने उठाया बड़ा कदम। संसद की संयुक्त समिति ने फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया है। जी हाँ, कड़ा एक्शन करने की तैयारी में मोदी सरकार। भी दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब चीन के खिलाफ नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच अंजाम देने के लिए, समुद्री अभियानों को अंजाम देने के लिए किया गया बड़ा ऐलान। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को फिर से हवा दे रहा है चीन। भारत ने कर दी है आर पार की तैयारी। और इस बीच अजरबैजान आर्मेनिया में युद्ध की आग भड़का रहा तुर्की। उपराष्ट्रपति ने कहा हम सेना भेजने के लिए तैयार हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक कट्टर देश कैसे किस तरीके से अजरबैजान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 27 दिवस को मनाया जाएगा शौर्य दिवस। इस बीच पाकिस्तान में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और सेना आमने सामने टकराहट बढ़ गई है। दिवाली में चीन का कैसे निकलने वाला है दिवाला, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सब कुछ खबरें देश दुनिया राज्य दर राज्य की करके जाने के, लेकिन उससे पहले और अगर आपको भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करके इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल संसद की संयुक्त समिति ने फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया। दरअसल संसद की संयुक्त समिति ने डेटा अमनेस्ता की रक्षा के लिए मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी करके अपने समक्ष पेश होने को कहा है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि फिलहाल शुक्रवार को निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति के समक्ष पेश हों। वहीं ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल इसी मुद्दे पर अमेजन और गूगल के अधिकारियों को तलब करने पर भी संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है। संपर्क किए जाने पर लेखी ने कहा है कि फिलहाल जिस भी तलब किए जाने की जरूरत होगी, जिसे भी, चाहे वो कोई भी हो, कंपनी हो, डेटा और उसकी निजता संरक्षण के मुद्दे पर समिति पेश होना ही पड़ेगा। तो ये निजता को लेकर ये बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल चीन को बड़ा झटका देंगी 3 देवियां। जी हाँ, नौसेना की 3 महिला पायलटों पर पहला बैच समुद्री अभियानों को अंजाम देने के लिए तैयार हुआ है। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने अपने इतिहास की किताब में एक और पन्ना जोड़ते हुए पहली बार 3 महिला पायलटों का एक बैच तैयार कर लिया है। एक रक्षा प्रवक्ताओं ने गुरुवार को बताया है कि ये पायलट डार्नियर एयरक्राफ्ट से समुद्री टोही अभियान को अंजाम देगी और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन महिला खास करके सेनाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इस बैच में लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट शिवांगी शामिल हुई हैं। प्रवक्ता ने बताया है कि तीनों महिला पायलट 27वें डार्मियन ऑपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स में भाग लेने के लिए वो 6 पायलटों में शामिल हो रही हैं और इन्हें गुरुवार को फिलहाल आईएनएस गरुड़ पर आयोजित पासिंग आउट कार्यक्रम में पूरी तरीके से परिचालन वाले समुद्री टोही पायलट के तौर पर स्नातक डिग्री भी प्राप्त कर दी गई है। यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन तीनों की तीनों महिलाओं के लड़कियों के लिए सेना में जिस तरीके से गए हैं दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है। खास करके जिस तरीके से अब चीन को भारत की ताकत बखूबी पता चलेगी, भारत की महिलाओं का ताकत जिस तरीके से ये साउथ नेपाल में जुड़ी हुई हैं, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। इंडियन नेवी में जिस तरीके से गई। हम चलते हैं अगले अपडेट। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को फिर हवा दे रहा है चीन। भारत ने किया आर पार का ऐलान। उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के तिरप सेक्टर में एम्बुलेंस लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के एक जवान की शहादत हुई है और इस हमले के साथ उत्तरी पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए चीन के रोल पर आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। गौरतलब है कि करीब 1 सप्ताह पहले ही चीन ने धमकी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ताइवान के साथ व्यापार पैक्ट पर हस्ताक्षर न करें, नहीं तो वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में अलगाववादियों को समर्थन दे सकता है। असम राइफल्स के जवान पर हुए हमले में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म का रोल बताया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि संगठन को लंबे समय से चीन से लिंक रहा है और हालिया हमले के साथ चीनी धमकी की टाइपिंग भी बिल्कुल मेल खा रही है। हालांकि मणिपुर और नागालैंड में अलगाववादी संगठन उग्रवादी संगठनों को चीन के साथ लिंक का इतिहास पुराना है। आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट वर्टिन लिटनर ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जैसे उत्तरी पूर्वी उग्रवादी संगठन के नेता वी जिनपिंग
पे यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दें कि ये शायद 1990 का भारत नहीं है, शायद ये 2020 का भारत है। यही कारण है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर तत्काल उन्होंने इस बात की जानकारी और असम में खास करके उन जो चीन से एफिलिएटेड उग्रवादी संगठन उनको नेस्त नाबूद करने की गृहमंत्री शाह ने आदेश दे दिए हैं और असम राइफल के साथ साथ वहाँ केंद्रीय रिजर्व सेनाएं भी भेजी जा रही हैं, जिसके बाद ऐसे तमाम उग्रवादी संगठनों को चुन चुन कर एनकाउंटर किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आर्मेनिया अज़रबैजान में युद्ध की आग भड़का रहा तुर्की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम सेना भेजने के लिए तैयार। दरअसल अज़रबैजान और आर्मेनिया में युद्ध थम नहीं रहा है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर चल रहे देश तुर्की युद्ध की आग बुझाने की बजाय इसे भड़काने में लगे हुए हैं। तुर्की ने कहा है कि वो अज़रबैजान में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। तुर्की को उपराष्ट्रपति ने CNN से बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल शुरुआत में ही तुर्की पर यह आरोप लग रहा है कि वह न सिर्फ इस युद्ध को भड़का रहा है बल्कि खुद को एक मुस्लिम दावेदारी एक बेहतरीन देश के तौर पर भी पेश कर रहा है। ये तुर्की और अज़रबैजान में सेना भेज देने के आधिकारिक बयान सामने आ गए। अब तक कहा जा रहा है कि तुर्की पीछे से अनधिकृत तौर पर अज़रबैजान का लगातार समर्थन कर रहा है, लेकिन अब एक इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से तुर्की सीधे तौर पर सेना भेजने का ऐलान कर दिया, जिससे सिचुएशन और ख़राब होती चली जा रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्ता, सहयोग बढ़ाने की संभावना पर हुई चर्चा। 7वें भारत यूरोपीय संघ EU नीति और सुरक्षा पर परामर्श का आयोजन एक वर्चुअल प्रारूप में गुरुवार को हुआ है। मंत्रालय ने बताया है कि फिलहाल इस दौरान दोनों पक्षों ने इस साल जुलाई में हुए 15वें भारत EU सम्मेलन में दोनों पक्षों के संबोधन के लिए की गई नई राजनीतिक गति पर संतुष्टि जाहिर की गई है। दोनों पक्षों में इस सम्मेलन के लिए किए गए फैसलों पर चर्चा की गई है। दोनों पक्षों ने इंडिया EU स्ट्रेटजी पार्टनरशिप रोड मैप को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा पुष्टि की है। इसके साथ उन्होंने साइबर सुरक्षा सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न संस्थागत तंत्रों के कार्यों की भी समीक्षा की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजियों ने मनाया काला दिवस का। चीन और पाकिस्तान उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। जम्मू में गुरुवार को पाकिस्तान में विस्थापित हुए लाखों पाकिस्तानी रिफ्यूजी ने काला दिवस मनाया है। इन रिफ्यूजीज़ की मांग है कि फ़िलहाल चीन और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए भारत सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। अपने परिजनों के नरसंहार के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन कर रहे वो रिफ्यूजी हैं जिन्हें पाकिस्तानी हमले के बाद 1947 में आज ही के दिन अपना घर बार छोड़ा था। दरअसल 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबाइलों ने पुंछ, मुजफ्फराबाद, कोयटी, बिम्बर और छाम्ब समेत कई इलाकों पर हमला कर 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसी के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, दिवाली में चीन का निकलने वाला है दिवाला। जी हाँ, दरअसल दिवाली में चीन का दिवाला। आपको बता दें कि एक तरफ भारत सरकार ने खास करके चीन से FDI में कड़े नियम बनाने जा रही है, जैसे में चीन की कंपनियों के व्यापारिक तौर पर बड़ा झटका लगेगा और भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो चीन में ही बैठ के सामान बनाया जा रहा है वो भी भारत आने पर अब मुश्किल हो सकती है। CAIT व्यापारिक संगठन ने चीन में दिवाली का दिवाला निकालने के लिए एकदम ऐलान कर दिया है और इसके साथ जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही तमाम शिपमेंट को भी महंगे किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप दिवाली के सामान लेते हैं तो पहले तो आपको बड़ी भारी दाम पे मिलेंगे। दूसरा, आप लोकल चुनिए। जी हाँ, लोकल चुनिए ताकि अपने देश का रुपया देश में ही रहे और लोकल लोगों को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में लोकल ही चुनिए और जनता खास करके इस बात के लिए जागरूक हो कि चीन को इस बार दिवाली में दिवाला निकालना तय है। सीमा पर अगर सेना हमारे आपके लिए डटी हुई है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि चीन के खिलाफ इस तरीके से मुहिम हम चलाएं। हम चलते हैं अगली अपडेट। कश्मीर में अलगाववादियों के खिलाफ खड़े हो रहे युवा 27 अक्टूबर को मनाएंगे शौर्य दिवस। पाकिस्तान को भी बड़ा झटका, चीन को भी। कश्मीर में अलगाववादियों के दिन लग गए हैं। पहले उनकी अपील पर बंद रैलियां और पत्थरबाजी में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरते थे, लेकिन अब कश्मीर घाटी में आतंकवादी बेअसर हो रहा है। अलगाववादी संगठन बंद और प्रदर्शन का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहे हैं। कबाइलों द्वारा कश्मीर पर हमले के दौरान अलगाववादी यादगार दिवस के रूप में मनाते रहे हैं, लेकिन अब युवाओं ने इसे काला दिवस के रूप में
पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि चीन अब पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में अब धीरे धीरे गुस्सा पनप रहा है। जिस तरीके से उसकी सच्चाई धीरे धीरे आम जनमानस के सामने आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अब सीएम शिवराज चौहान ने भी किया ऐलान, मध्य प्रदेश में सभी को मुफ्त दिया जाएगा कोरोना का वैक्सीन। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि फिलहाल जैसे ही कोरोना वैक्सीन तैयार होगी मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वो मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे प्रदेशवासियों, कोविड-19 से जनता को बचाने के लिए हमने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। आज यह पूरी तरीके से नियंत्रित है। भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। जैसे ही वैक्सीन तैयार होगी मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वो मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में हुई दाऊद की एंट्री, अरविंद केजरीवाल पर भी लगा आरोप। जी हाँ, दरअसल हाथरस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर लगातार रही। वहीं गाजियाबाद में एक घटना, दलित समुदाय के तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया। शाहिस्ताबाद इलाके में एक हफ्ते पहले गांव में एक सभा का फैसला लिया गया कि हाथरस कांड के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में ज़बरदस्त नाराजगी है। लेकिन अब इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग की भी खबर आ रही है और अरविंद केजरीवाल के एक नेता का भी इसमें नाम निकल के आ रहा है। ऐसे में दोस्तों ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कभी बिना राजनीतिक दबाव में कुछ देश में होंगे। तो हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिहार में फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी भिड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। दोनों नेताओं की एंट्री। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शुक्रवार यानी आज चुनाव प्रचार के लिए उतरने के साथ बिहार में सियासी तापमान बढ़ने की उम्मीद है। दोनों नेता राज्य में अपने अपने गठबंधन के लिए सिलसिलेवार रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान के लिए सासाराम गया और भागलपुर में 3 रैलियों में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे। बीजेपी सूत्रों और खबरों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 रैलियों में नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों से पहले ट्विटर के जरिए पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल भाइयों बहनों मित्रों, कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम गया भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने भी रखूंगा और उसमें अपने गठबंधन के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। तो ये पीएम मोदी ने कल ही ट्वीट किया था। तो आज ये रैलियां होने जा रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दाढ़ी न कटवाने पर दरोगा सस्पेंड। इंटरनेट पर छिड़ गई बहस कि सिखों के लिए भी इजाज़त तो मुस्लिमों को क्यों नहीं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दाढ़ी न कटवाने पर दरोगा साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। ये यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में सहारनपुर में एक दरोगा को इसलिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उसको काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि दाढ़ी कटवा लो, दाढ़ी कटवा लो, दाढ़ी कटवा लो, लेकिन दाढ़ी नहीं कटवा रहे थे और अपने आप में कट्टर मुस्लिम और मौलाना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस प्रशासन ने कर दी कार्रवाई तो अब रोने लगे हैं। अब उनका नया एजेंडा निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि अब अगर पंजाब में खासकर सिखों को इजाज़त मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिल सकती है। अब इस तरीके की बातें निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दिल्ली हिंसा में आरोपी उमर खालिद ने कोर्ट में कहा, मुझे कोठरी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कुछ देशभक्त हमको मारते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने गुरुवार को अदालत को बताया है कि फिलहाल उसे जेल में अपनी कोठरी से भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। उसे एक तरीके से एकांतवास में रखा गया है। आपको बता दें कि फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में उमर को कठोर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इसके बाद तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो शुक्रवार को मामले की अतिरिक्त सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खालिद को अदालत के समक्ष पेश किया गया तो उसने सीधे अदालत के सामने अपनी बात रखी और अदालत ने तिहाड़ जेल के सहायक अधीक्षक को तब माइक नहीं खोलने पर फटकार लगाई गई जब खालिद ने उनसे कहा कि वो न्यायाधीश से बात करना चाहते हैं। खालिद ने कहा कि अधिकारी ने उन्हें बताया है कि न्यायाधीश द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद माइक को चालू किया जाएगा। और इस तरीके से आपको बता दें कि फ़िलहाल
उन्होंने एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब सवाल के घेरे में तिहाड़ प्रशासन हो चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए बनाया करीब 51,000 करोड़ का अलग फंड, रिपोर्ट में हुआ। जी हाँ, दरअसल भारत में कोरोना वैक्सीन की संख्या 77 लाख से ज़्यादा हो गई है। वहीं इस महामारी में अब तक 1,16,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सभी को वैक्सीन का इंतज़ार है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि वैक्सीन पर कितना खर्च आएगा और इसको लेकर सरकार की तैयारियां क्या है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार पूरे देश में अभी से ही टीकाकरण की तैयारियां में जुट गई है। इसके लिए मोदी सरकार ने करीब 51,000 करोड़ रुपए का अलग फंड भी बना दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कहा है कि फिलहाल अनुमानन राष्ट्र की 130 करोड़ की आबादी प्रति व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्च करीब 6 से $60 यानी 450 रुपये से लेकर 550 रुपये तक आएगा। और इसलिए ये अपने आप में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पटना कांग्रेस कार्यालय पर आयकर विभाग का छापा, परिसर के बाहर 8.5 लाख रुपए बरामद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर छापा मारा है। कार्यालय परिसर के बाहर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उसके पास 8.5 लाख रुपए स्कॉर्पियो में बरामद किए गए। इसके बाद टीम उन्हें नोटिस देने के लिए कार्यालय पहुंची और इस सिलसिले में कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि परिसर के बाहर एक वाहन से पैसे बरामद होने के बाद उन्हें नोटिस दिया गया। परिसर के भीतर कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। हम सहयोग करेंगे। रक्सौल से भाजपा प्रत्याशी के पास से 22 किलो सोना भी मिला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दरअसल यूपी आने से अब अतीक अहमद को लग रहा है डर। कोर्ट में अर्जी देकर कहा पेशी से छूट मिले। जी हाँ, दरअसल माफिया डॉन अतीक अहमद अब अपने शहर आने से डर रहा है। अतीक के स्पेशल एसपी एमपी एमएलएम कोर्ट में सुनवाई पर व्यक्तिगत पेशी में छूट की मांग की गई है। उसका कहना है कि फिलहाल पेशी पर आने के दौरान रास्ते में उसकी हत्या की जा सकती है। हिस्ट्री सीटर अतीक से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी ने भी यूपी आने से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। यानी अब यूपी से बाहर उनको रखा गया है तो अब यूपी आने में डर लग रहा है। अभी तक यूपी में आके रंगबाजी ठोकने वाले ये बाहुबली अपने आप को अब ये योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी में भी आने से डर रहे हैं। इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, इनकी पपलून गीली हो चुकी है। अब ये आना नहीं चाहते हैं यूपी में मुख्यमंत्री राज में। अब आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दहशत हो रहा है, खास करके अपराधियों और दुर्दांत माफियाओं के बीच। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दीर्घकालीन तपस्या पर जाने वाले हैं। शिवसेना का बड़ा बयान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो शिवसेना ने कहा है कि फिलहाल पीएम मोदी के पर जो गंभीरता दिखाई दिए वो अच्छा लगा और पीएम मोदी जिस तरीके से एक अलग ही तेज दिख रहा है इन दिनों। शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आजकल बदला हुआ है। उनकी दाढ़ी अधिक सफ़ेद हो गई है और दाढ़ियाँ बढ़ गई हैं। उनके चेहरे पर भी अलग तेज दिख रहा है। या तो वे अध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़े हैं या फिर उन्होंने किसी दीर्घ तपस्या की पूर्व तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा है कि बुधवार को उनके संबोधन में रामचरितमानस का संदर्भ उसी भावना से आया दिखा है। इस तरीके से शिवसेना ने ये बड़ा ऐलान किया है जिसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी को लेकर इन्होंने ये बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। टुंडला में सीएम योगी ने कहा 2 टूक, या तो आप गुंडे मवाली जेल में रहेंगे या तो राम नाम सत्य ही रहेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें उप चुनाव चल रहा है यूपी में। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। टुंडला में भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए थे। सीएम योगी ने प्रचार करते हुए स्पष्ट कहा कि फिलहाल यूपी में अब कानून का राज है और कानून का ही राज रहेगा। जो अपराधी और माफिया थे उनको या तो जहन्नम में भेज दिया गया है या तो फिर वो जेलों में हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करें तो काम करिए, रंगबाजी न ठोकिए, क्योंकि यूपी में अब योगी सरकार है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। या तो अपराधी राम नाम सत्य हो जाएंगे या तो उनकी जगह जेलों में होंगी। गुंडे मवाली सड़कों पर घूमते नजर नहीं आएंगे। और अगर आप भी सुशासन राज चाहते हैं तो फिर से बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक को चुनिए। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर बताएं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।